नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गौरव पांडे आपके गौरव पांडे ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज लगातार चल रही है, क्लासेस आ रहे हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे हैं। रिस्पॉन्स को ऐसे ही बरकरार रखिए, लोगों तक शेयर करिए। तो हम अब चलते हैं अपने अगले अध्याय पे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जैसे हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स आए थे जहां पर अशोक को लेकर जिक्र हुआ था। अब यहां पर जो हेडिंग है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। अशोक महान शासक, सिकंदर द ग्रेट के बाद अगर इतिहास में कोई है तो वो है फिर अशोका द ग्रेट। अशोक गद्दी पर बैठने के पहले उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनरली पुरानी किताबें देखेंगे तो अशोक के गद्दी पर बैठने की डेट 272 से 232 ईसा पूर्व मिलती है। कहा जाता है कि वास्तविक रूप से वो 269 अर्थात 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और बीच के 3 साल उसे काफी संघर्ष करने पड़े गद्दी पर बैठने के लिए। तो कहानी ऐसी होती है कि एक लड़की रहती है, उसका नाम रहता है रोशन। रोशन के जन्मदिन पर उसके दादा या मामा कोई थे, उसे बढ़िया कड़क कड़क नोट देते हैं। जैसे हम लोग नानी उनी के यहाँ जाते थे तो बढ़िया पैसा वैसा मिलता था। तो जब कड़क कड़क नोट देते हैं तो रोशन उस पैसे को रख लेती है। कुछ दिन बाद रोशन को कुछ सामान खरीदने की आवश्यकता होती है, परंतु वो कड़क नोट खर्च नहीं करना चाहती। वो जैसे ही कड़क नोट खोलती है और देखती है, अरे इसमें तो गांधी जी बने हैं, पर एक तरफ अशोक स्तंभ बना है। कौन सा? ये वाला चित्र। ठीक, कौन सा चित्र बना है? शेर वाला चित्र। अब रोशन के दिमाग में आया कि चलिए गांधी जी का चित्र है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो स्तंभ बना है ये क्यों बना है? अगर ये बना है तो ये आया कहां से है? मन में उसकी जिज्ञासा हुई और उसके सवाल ऐसे आगे बढ़ते गए। तो बढ़ते सवाल में क्या हुआ कि हम जिन शेरों का चित्र रुपया पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय पर तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया कि इसके पहले जो लास्ट क्लास थी, इसके पहले की क्लास, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया और वहां पर लिखा था कि अशोक के बारे में विस्तृत अध्याय नंबर 7 में पढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वो लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। बात क्या था? अशोक एक महान शासक था, सम्राट था। उसकी साम्राज्य की सीमा बहुत दूर तक फैली थी, अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक, जो कि उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे दिया था। हाँ, बिंदुसार के समय कुछ राज्य स्वतंत्र जरूर हो गए थे, लेकिन बाद में अशोक ने फिर उन राज्यों को जीता। लेकिन फिर अशोक के साथ एक बेहद दुखद घटना हुई, जो कि था कलिंग युद्ध, जो उसके हृदय को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, या ऐसी ना कोई बात होती है, या ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर देता है। जैसे पहले हम स्कूटी बहुत तेज चलाते, फुर 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 आए, फिर बाद में स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, पैर में 72 टाके लगे, अब से स्कूटी पर बैठने में डर लगता है। तो उसी तरह क्या है कि यहां पर जो है कहानियां इस प्रकार है, इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, क्योंकि अशोक पहला शासक था जिसने अपनी बातों को शिलालेखों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया। अब इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला कि वो राज्य की अलग अलग सीमाओं पर उसने अपने शिलालेख लगवाए। शिलालेख मतलब होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, देख इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और ऊपर शेर की आकृति है। ठीक, मतलब अशोक अपनी तुलना, हम कह सकते हैं अशोक अपनी तुलना उस सिंह की तरह कर रहा है जिसके चारों मुंह है, मतलब चारों दिशाओं की निगरानी कर रहा है कि कौन बाहर से आक्रमण कर सकता है, या अंदर की जनता कौन विद्रोह कर रही है, या अंदर की जनता को कौन पीड़ित कर रही है। और ये शिलालेख हो सकता है राज्य की सीमा को निर्धारित करे। अब जैसे अफगानिस्तान का शेर कूना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं फिर आपको चैप्टर बताता हूं। तो अगर कोई शासक उधर से आ रहा है युद्ध करने, तो वो अफगानिस्तान की सीमा पे उस शिलालेख को देखेगा, पढ़ेगा, अच्छा ये नियम कानून है,
ओ इस समय राजा अशोक है जिसने लिखवाया है। वाह, मतलब सीमा के निर्धारण के साथ साथ अगर आप सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो आप ये जान के रखिए किसकी सीमा में जा रहे हैं। तो हमें ये ज्ञान इन अभिलेखों में क्या लिखा है यह समझने की कोशिश करें और उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब जनपद होता था तो वो छोटा छोटा कबीला या ग्रामों का समूह हो गया, जन का समूह हो गया। लेकिन फिर महाजनपद होने लगा, तो जब महाजनपद हुआ तो वो जनपदों का समूह हुआ और फिर साम्राज्य होने लगा। मतलब सभी महाजनपदों पर जो अधिकार कर ले। मगध की शुरुआत हुई, बताया है आपको लास्ट क्लास में, मगध की शुरुआत हुई, मगध का उत्कर्ष हुआ। तो जैसे मगध के कुछ शासक पहले मगध तक ही सीमित रहे या कुछ क्षेत्रों को जीते, लेकिन जब मौर्य वंश की शुरुआत हुई तो चंद्रगुप्त ने मगध के बाहर भी निकला और कई सारे राज्यों को और महाजनपदों को जीता, जो कि एक साम्राज्य कहलाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई मेरा तो साम्राज्य फैला हुआ है। साम्राज्य फैला मतलब क्या, 4 ठो घर हिया होए, 6 ठो घर हुआ होए, 8 ठो घर हुआ होए, ठीक 10 ठो गाड़ी होगा, ऐसी तरह। तो यहां पर क्या है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की हुई। मतलब 2000 से माइनस करिए, 300 ईसा पूर्व की आसपास की बात कर रहा है। तो दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हुआ बिंदुसार, बिंदुसार की संतान हुआ अशोक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पद है वो वंशानुगत हो चुका है। मतलब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ चुकी है और राजा का बेटा राजा बन रहा है और पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य की वो रक्षा कर रहा है। अब जैसे आज की डेट में क्या है, एक लाइन है, पूत सपूत को का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब लड़कियां सपूत है तो पैसा कमा के क्या करेंगे, खुद कमा लेगा, और लड़कियां सपूत नहीं है तो जो कमाए उड़ा देगा। समझिए बात। तो जैसे क्या होता था कि जब कोई शासक साम्राज्य को जीतता था तो उसके जो उत्तराधिकारी होते थे, अगर वो योग्य हैं तो उस साम्राज्य की रक्षा भी करते थे, साम्राज्य की सीमा भी बढ़ाते थे, और अयोग्य हुए तो कोई दूसरा आकर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता था। इसी तरह साम्राज्यों का पतन हुआ जब उनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हुए। है, अब किताब की भाषा पे आते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक, जिसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की। अब क्या हुआ कि चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति, गुरु और प्रधानमंत्री तीनों थे, चाणक्य जैसी बुद्धि किसी की नहीं हुई, और उन्होंने जो अर्थशास्त्र की रचना की उसमें मौर्य वंश के प्रशासन के साथ साथ लोक प्रशासन की भी बात कही गई है। अब वंश की बात कर रहा है क्योंकि मौर्य वंश नाम यहां पर छेड़ दिया। तो मौर्य वंश में क्या है कि जब एक ही परिवार का कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए वंशानुगत पद, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो भी बड़ा बेटा राजा बनेगा। अब मान लीजिए कि अशोक बड़ा नहीं था, सबसे बड़ा क्या कहते हैं सुसीम था, लेकिन अशोक ने अपने भाई को पराजित करके गद्दी प्राप्त की, लेकिन वो राजा का ही बेटा था क्योंकि वो योग्य उत्तराधिकारी था। इसी को वंश कहा जाता है। अगली पेज क्या बताता है, अब रोशन के मन में सवाल जग रहा है जैसे आपके मन में जग रहा है, तो अगला पेज ये बताता है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसा मैंने आपको बताया कि अब भाई अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत दक्कन तक अगर साम्राज्य है तो उसमें एक नगर तो है नहीं, सारे के सारे महाजनपद आ गए। अब महाजनपद आ गए तो जनपदों के समूह को ही महाजनपद कहा गया। तो कई साम्राज्य में कई सारे नगर होते थे, लेकिन हर नगर को राजा अकेले नहीं देख सकता। अब मान लीजिए कि भारत देश के अगर एक प्रधानमंत्री होते और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते, तो प्रधानमंत्री अकेला कैसे देख लेगा दिल्ली पे बैठे बैठे। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, इसीलिए ब्लॉक प्रमुख बनाए गए, विधायक बनाए गए, अपने अपनी जगह के मेयर बनाए गए, ताकि वो अपने नगर का, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने राज्य को सुचारू ढंग से चला सके। यही शुरुआत हुआ इस समय कि मानचित्र पर हम उन्हें काले बिंदुओं से देखते हैं, मतलब जो जो साम्राज्य में था अशोक के या मौर्य वंश के। तो इनमें साम्राज्य की राजधानी जैसे पाटलिपुत्र थी, ठीक, जनरली पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, और पाटलिपुत्र मतलब वहां मेन राजा रहता था, वो बिहार,
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्रों को वो अकेले नियंत्रित कर लेता था। दूसरी राजधानी उज्जैन थी और तीसरी तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। अब बिहार में बैठा राजा तक्षशिला को नहीं कंट्रोल कर सकता, इसलिए वहां पर जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, वो अपने योग्य सेनापति या जो उनके पुत्र होते थे उनको राज्यपाल बनाकर अर्थात राजकुमार के रूप में वहां दे देते थे कि जाओ बेटा वहां देख रेख करो, ट्रेनिंग लो, फिर तुम राजा तुम ही बनोगे। अब तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, क्योंकि यहां पर चलते हैं कि ये थोड़ा सा मैप दिखाते थे, ऊपर का पैराग्राफ पढ़ाते हैं आपको। तो यहां पर तक्षशिला है, तो तक्षशिला पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे, तो ये रास्ता बनाता था व्यापार के लिए। बाकी यहां पर कलिंग है जिसको अशोक जीतेगा, यहां बंगाल की खाड़ी से व्यापार होता था और यहां पर व्यापार होता था। अब इसमें काला बिंदु वाला चित्र दिख नहीं रहा, जैसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे ये पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है, ये तक्षशिला हो गया, ये उज्जैन हो गया, तो ये सब जो है काले वाले ये राजधानियां थी मौर्य वंश की, उन अलग अलग राज्यों की या अलग अलग नगरों की। और सब जगह अलग अलग लोग देखते थे, लेकिन पूरा कमांड किसके? राजा के हाथ में रहता था, अर्थात सम्राट के हाथ में। जैसे भले प्रत्येक प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मंत्री के प्रधानमंत्री की बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। मुख्यमंत्री हो सकता है कि अपनी बात बोले और प्रधानमंत्री का मन है माने ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री अगर बोलेगा तो मुख्यमंत्रियों को मानना पड़ेगा। सेम इसी तरह प्रशासन को समझिए बस। बाकी ये जो लाल लाल से है ये अशोक के सब शिलालेख और अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, तमाम चीजें। इनके बारे में ब्रीफ में आगे डिस्कस होगा। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे और मध्य भारत, समझिए ये लाइन आईएएस में पूछा गया है कूट के रूप में, मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, ठीक, उसके साथ साथ कुछ प्रदेश छत्तीसगढ़ के, ठीक, कुछ हिस्से क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के, उसकी बात कर रहा है। जंगलों से भरा हुआ था, वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरह से रहते थे भाई। अब जैसे एग्जांपल समझिए, हटाइए इसका टेंशन, हटा के समझिए। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में लोगों के रहने का तरीका अलग है, साउथ में लोगों के रहने का तरीका अलग है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे रहने का तरीका अलग है, राजस्थान में देखेंगे रहने का तरीका अलग है, लेकिन सब भारत देश में ही है ना, और सब पर कंट्रोल हमारे प्रधानमंत्री मोदी का ही है। तो उसी तरह ये बता रहा है कि मौर्य वंश के समय जो नगर थे, अलग अलग नगर में अलग अलग प्रकार के लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो अगले पेज में इस बात की वो व्याख्या करते हुए कहता है कि भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे, जैसे हिंदी हो गया हम बोल रहे हैं, बंगाल में बंगाली बोला जा रहा है, राजस्थान में राजस्थानी बोला जा रहा है, साउथ में चले जा रहे हैं तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमाम भाषाएं हैं। वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहां तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। समझ में आया? ये पूरी कहानी सिर्फ इस बात का निष्कर्ष निकाल रही है कि राजा के अंडर में भले पूरा साम्राज्य होता था, लेकिन हर साम्राज्य के जो नगर होते थे वहां पर लोगों का जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का हर तरीका अलग अलग होता था। समझ में आई बात? ए बाबू क्लियर हुआ? कोनो दिक्कत? जहां दिक्कत हो तुरंत बता दिया करिए कमेंट में, और बढ़िया से क्लास को देखिए और शेयर करते रहिए। अब राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है। समझा रहा हूं। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि जब मगध, लास्ट क्लास में जब हमने देखा कि जब मगध का उत्कर्ष होने लगा तो क्या हुआ, वहां के राजा लोग ऊंची ऊंची दीवारें बनाने लगे, किले बंदी करने लगे। अब उन्हें लगा कि सेना रखनी चाहिए,
सेना की रख रखाव में पैसा लगेगा, ये पैसा आएगा कहां से? तो उन्होंने कर की शुरुआत की। जैसे उत्तर वैदिक वाली क्लास में हम लोगों ने देखा, वैदिक वाली क्लास में लोग भूमि का कर लेते थे 1/6 भाग, शिल्पकार लोगों से कर लेते थे, मतलब वो अपनी शारीरिक कर देते थे, जाते थे राजा के लिए डिजाइन वगैरह करते थे। तो उस समय सिर्फ जनपद और महाजनपद की बात थी, लेकिन अब बड़ा साम्राज्य हो गया। अब जब बड़ा साम्राज्य हो गया तो भाई हर साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व राजा का है, सम्राट का है। हर जगह आप सेनाएं रखनी पड़ेगी, और सेनाएं रखने के साथ साथ उन सेनाओं से बातचीत का जरिया भी होना चाहिए। अब आज डेट की तरह तो है नहीं कि हेलो रॉजर दैट सर देयर इज अटैक इन महाराष्ट्र प्लीज सेंड द पुलिस, ऐसा तो था नहीं। तो इन लोग जो राजा होते थे ये अलग अलग जगह अपने सैनिक रखते थे, और उनके बीच में संदेश वाहक रखते थे जो राजा की बातों को सैनिक तक और सैनिक की बातों को राजा तक अर्थात सम्राट तक पहुंचाते थे। साम्राज्य का प्रशासन, अब इस बात को समझा रहा, अभी दिवाली खत्म नहीं हुई, दिवाली छठ तक चलेगी, इसलिए कुछ पटाखे दग रहे हैं। तो आपके मन में भी पटाखे दगाने की अगर मतलब फीलिंग आ रही है तो जाके दगा लीजिए, लेकिन क्लास करके जाइए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता है तो घर वाले रोज तक पटाखा फोड़ते हैं सर पे, और वैसा बम होता है जो आवाज नहीं करता है, तकलीफ देता है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, समझ रहे हैं? देखिए वहां पर, अगर डाउनलोड किए तो किताब में देखिए, किताब है तो किताब में देखिए। इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, जैसा मैंने बताया, क्योंकि जो राजा होता था वो मगध में पाटलिपुत्र राजधानी में रहता था। जैसे प्रधानमंत्री कहां रहते हैं? दिल्ली। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अब मान लीजिए उसमें कोई बहुत टटा रहा है, नहीं देंगे कर, क्या कर लेंगे राजा, ऐसा कैसे राजा कुछ उखाड़ लेंगे क्या? तो अधिकारी उनको फिर सबक भी सिखाते थे। जैसा बहुत रील चल रहा है ना आजकल, एक आदमी का जो कहता है कि नहीं हम भारत देश को नहीं मानते, हम भारत देश को नहीं मानते हैं, फिर बाद में लतियाया गया तो कहता है सॉरी, पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, फिर मार खाने के बाद कुछ और शब्द का प्रयोग करता है। तो उसी तरह क्या है कि राजा कर ले रहे हैं क्योंकि राजा बाह्य आक्रमण से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप अकाल पड़ रहा है तब आपकी सहायता कर रहे हैं, सेना आपकी सुरक्षा कर रही है, तो इनको कहां से पैसा देंगे? सरकारी नौकरी तो थी नहीं राजा लोगों की कि मंथली इनकम आ रही है या डोनेशन का पैसा आ रहा है, तो इसी कर के द्वारा वो पैसा लेते थे। और राजा जो है जब सम्राट हो गए तब वो आम जनता के बीच में नहीं जा सकते कि जाके गेट खटखटाक बोलेंगे ए भैया आज आपका कर का डेट है, आज आपका कर का डेट है, भिक्षाम दे, नहीं। वो अधिकारियों की नियुक्ति करते थे जो कर की वसूली करते थे। इनमें से कई, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कई अधिकारियों का, जब बोलते हैं लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको या तो समझ लिया करिए या तो लिख लिया करिए। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जैसे ये समझ लीजिए जो संदेशवाहक हैं, ये संदेश माने मैसेज, वाहक मतलब पहुंचाने वाला, तो वो क्या करते थे कि वो साम्राज्य के अलग अलग नगरों में घूमते रहते थे, वो अधिकारियों पर भी ध्यान रखते थे, जासूसों पर भी ध्यान रखते थे कि कहीं कोई जासूस जो है वो राज के साथ, साम्राज्य के साथ द्रोह तो नहीं कर रहा है, विश्वासघात तो नहीं कर रहा है। तो वो संदेश पहुंचाने के साथ साथ इन लोगों को पर भी क्या करते थे, नजर रखते थे, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन सम्राट से होता था, जो कि इनके कोई खास व्यक्ति होते थे जो जानकारियां देते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। क्लियर? मौर्य साम्राज्य के भीतर कई कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। जैसे अशोक को जब राज्यपाल बनाया गया तो अशोक को तक्षशिला और उज्जैन दोनों जगह का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। ठीक, क्योंकि जब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए बिंदुसार के समय, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल बनाया। तो जब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे तो पहले का दमन तो सुसीम ने किया था,
लेकिन दूसरे का दमन अशोक ने किया। तो ये भी क्या है, अलग अलग प्रांतों के नगरों की राजधानियां होती थी जिस पर राजा के परिवार या उनके भरोसेमंद अधिकारी जो है नियंत्रण करते थे, लेकिन मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र ही होती थी। जैसे भारत की देख लीजिए, अगर हम प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो दिल्ली है, आर्थिक राजधानी की बात करें तो बंबई है, ठीक, और सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो भाई राजस्थान हो जाता है, ठीक, आईटी सेक्टर की बात करें तो कर्नाटक में बेंगलोर हो जाता है। तो जहां जैसा डेवलपमेंट है उसको उस हिसाब से बांट दिया जाता है ताकि किसी एक व्यक्ति के ऊपर भार या बोझ ना पड़े। यही रीजन है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है जो कि आज की डेट में हम जी रहे हैं और उसे देख रहे हैं। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर देखिए वही जो लाइन मैंने बताया, अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था कि राजकुमार भरोसेमंद होते थे, राजा के पुत्र होते थे, वो जाकर इन क्षेत्रों का क्या करते थे, देखरेख करते थे। लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराएं और नियमों को ही माना जाता था। हाँ, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि तक्षशिला का कुछ अलग कल्चर है और भले अशोक को वहां भेजा गया, तो अशोक वहां पर सिर्फ देखने गया, नियंत्रण करने गया, वहां की परंपराओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि एक राजा, एक सम्राट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उसकी जनता खुश रहे, और उतनी जनता को खुश रखने के लिए वो उनकी चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। और अगर किसी भी राजा से जनता खुश है तो वो कभी भी राजा को अपने हटाती नहीं, ना उसके खिलाफ विद्रोह करती है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ देते हैं क्योंकि आप लोग भी किताब खोल के बैठे हैं। चूंकि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था, यहां से उन्हें जो भी संसाधन ठीक कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट लाइन यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम से कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, जैसे पिछले भी क्लास में बताया हूं, लास्ट क्लास में, जैसे क्या है, लास्ट क्लास में, ठीक, जैसे क्या है कि हर चीज तो पाटलिपुत्र में मिलती नहीं थी। अब दक्षिण भारत में सोना वगैरह ज्यादा होता था, कीमती पत्थर। अब जैसे राजा ने उसको जीत लिया, फिर राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जीते तो हैं लेकिन आप देखिए, तो वहां का भी शासक खुश हो जाता था, तो वो राजा को भेंट के रूप में देता था। क्या, जैसे क्या होता है, मंत्री जी आए, मान लीजिए मुख्यमंत्री आए, मान लीजिए प्रयागराज में रुके कहीं पर सर्किट हाउस में, तो जो उनके और छोटे छोटे नेता लोग हैं वो जाते होंगे, भेंट देते, अरे मंत्री जी ये देखिए आपके लिए मैंने यहाँ की मिठाई लाई है, अरे मंत्री जी यहाँ का रसगुल्ला है, अरे मंत्री जी ये कुछ डोनेशन आया था, अरे मंत्री जी ये कपड़ा मेरा भाई दुबई गया था वहां से लाया था। तो इसी तरह पहले भी वहां के जो शासक होते थे उन प्रांतों के, जगहों के, वो इन राजाओं को नजराना देते थे, मतलब उपहार देते थे। नजराना क्या होता है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। कर अलग चीज है, नजराना अलग चीज है। कर क्या है, टैक्स, आपको टैक्स देना, इसके लिए आप बाधित हैं, लेकिन नजराना ये आपके ऊपर है, आप अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी दे रहे हैं तो अलग बात है। जैसे किसी का अगर बर्थडे है, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि गिफ्ट देना अनिवार्य है। अब पता चला कि आपका बर्थडे है, आपका दोस्त गिफ्ट लेके नहीं आकर भाग जाओ हम पार्टी नहीं देते होगा, तो गिफ्ट लेके ना आया। हाँ, माना कि आज के दोस्त ऐसे होते हैं, लेकिन क्या है कि अब अगर मान लीजिए वो लोग कह रहे हैं यार आओ मिलकर पार्टी करते हैं, कंट्रीब्यूशन होगा, तो पैसा तो तब सबको देना जरूरी है भाई, कंट्रीब्यूशन में पार्टी हो रही है। तो कर एक प्रकार की ऐसी चीज है जिसको नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, और नजराना खुशी खुशी, ये बोनस होता था। जैसे सैलरी फिक्स है और दिवाली के टाइम बोनस मिल गया, उसी बात का ये वर्णन कर रहा है। अब राजधानी में सम्राट, मतलब जब सम्राट अपने महल से निकलते थे,
अब उनकी चीजों में परिवर्तन हो चुका है, जो कि हमने वैदिक युग वगैरह में देखा कि राजा ऐसे कोई महल में नहीं रहता था, वो जनरली एक सरदार के रूप में था, अपनी आम जनता के साथ रहता था। लेकिन अब राजा अलग महलों में रहने लगे। अब राजा के अंदर भय होने लगा, कहीं मेरी कोई हत्या ना कर दे। अब राजा जब निकलेंगे तो बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ निकलेंगे, तो एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी कि अरे राजा आ रहे हैं, राजा महाराज धीराज पधार रहे हैं। उसी बात का वर्णन इस पूरे पन्ने में कर रहा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो वो यह विवरण देता है अपनी इंडिका पुस्तक में, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जैसे लोग कहते हैं अरे हम शाहरुख खान को देख लिए, हम सलमान खान को देख लिए, अरे भैया हाथ दिखा रहे थे, ठीक। तो उसी तरह राजा की प्रशंसा होती थी, ठीक भाई, उनकी तुलना राजा से नहीं कर रहे हैं हम, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उसी तरह जब राजा निकलते थे तो आम जनता चाहती थी कि अरे हमारे राजा महाराजा कैसे दिखते हैं, कैसे इतने शक्तिशाली हैं, कैसे हमें खुश रखते हैं। तो उसमें शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उनके अंग रक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक। और राजा को एक सोने की पलकी में ले जाया जाता था। सोने का पलकी मतलब समझ रहे हैं, जैसे पहले दुल्हन जेब में लेके जाते थे, तो राजा सोने की पलकी पे रहता था। और जो उनके बॉडीगार्ड रहते थे वो हाथियों से चलते थे, दाएं बाएं देखते थे कहीं राजा पे कोई खतरा तो नहीं है। वो हाथी आभूषण से लदे होते थे। अब इसका दो निष्कर्ष निकलता है। इसको लोग समझ सकते हैं कि राजा दिखावा कर रहा है, या इसको ये भी समझ सकते हैं कि राजा ये आम जनता को बता रहा है कि आप परेशान मत होइए, आप एक समृद्ध राजा के अंदर में जी रहे हैं। कभी भी आपको प्राकृतिक रूप से, युद्ध के रूप में कभी कोई दिक्कत होती है तो राजा इतना सक्षम है कि वो अपनी जनता को पाल सकता है। समझ में आया? ये सब लाइन एनसीईआरटी में क्यों ना बताई कि सोचने का तरीका क्या होता है, इसको विकास करिए, इसको विकसित करिए। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो ठीक अंगरक्षक जो रहते थे वो पेड़ लेकर चलते थे, ठीक। और जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, तोते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ओ माय गॉड, फीमेल बॉडीगार्ड्स। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खाना वो नौकर चखते थे, और वो लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। भाई इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक है, उसको तो भय रहेगा ही। यहाँ एटीएम से 5,000 रुपया निकाला तो डर लागत है। मान लीजिए रात में 9 बजे एटीएम गए, 5,000 रुपया निकालने, देख रहे हैं 4 आदमी खड़ा हुआ, देखा था ऐसे, तो उसी समय डर बैठ जाएगा कि हमारे 5,000 रुपया छीन न लें, उसको ऐसे थैली में भर के जाएंगे। तो राजा है, वो सम्राट है, उन्हें डर रहेगा ही। क्या पता कोई नौकर पैसा लेकर खाने में जहर मिला दिया हो, इसलिए पहले तुम चखो। अच्छा, राजा उस कमरे में सोते हैं, मार सैनिक बल्लम है बल्लम, इसीलिए राजा एक कमरे में सोते भी नहीं थे। वो अपना कमरा, हर चीजें अपनी बदलते रहते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज बोलता है अपने इंडिका में कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ एक विशाल प्राचीर से घिरा, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। मतलब प्राचीर माने होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 570 खंबे हैं और 64 द्वार अंदर आने और बाहर जाने का। अंदर में 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। मतलब कि जो राजा का महल है वो भी लकड़ियों का बना है, लेकिन उस पर पत्थर की नक्काशी की गई है। ये वर्णन कौन कर रहा है? मेगास्थनीज। इसी तरह जब फायान आएगा तो वो भी जब चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखता है लकड़ी से बना हुआ, तो कहता है कि इस महल का निर्माण लगता है किसी दैत्य ने करवाया है, किसी राक्षस ने करवाया है। लकड़ी से बना इतना खूबसूरत, इतना विशाल महल।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने विशाल महल की स्थापना की थी जिसमें आगे चलकर अशोक लोग रहने लगे। समझ में आया बाबू? बाबू नहीं, सॉरी, बाबू आप किसी और के होंगे। समझ में आया दोस्त? कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोनो समस्या परेशानी जो है वो बता दिया करिए, ठीक। अब राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने क्यों चखते थे हम बता दिए, ताकि ना हो कि जहर मिलाया गया है, ठीक। अब यहां देखिए, अब उस लाइन को कंटिन्यू कर रहा है। किस लाइन को? पीली वाली नहीं, वहां पर जो तक्षशिला और उज्जैन की बात कर रहा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। जैसे आटविक, आटविक जो होते थे वो जंगल में रहने वाली जनजातियां थी, वो ज्यादातर स्वतंत्र रहती थी। बस उनसे एक चीज की ये थी, मतलब गुजारिश रहती थी कि जो सैनिक है, अगर उनको कभी हाथी की जरूरत हो, कभी लकड़ी की जरूरत हो, ठीक है, शहद की जरूरत हो, मोम की जरूरत हो, तो वो लाकर राजा को या उनके अधिकारियों को देते थे। इसीलिए अशोक ने अपने 13वें लेख में आटविकों को चेतावनी दी है, क्योंकि ये आटविक ज्यादातर लुटेरे प्रवृत्ति के होते थे कि अगर कोई यात्री जा रहा है, ठीक है, कोई राजा महाराजा जा रहा है तो उन्हें लूट लेते थे, और इसीलिए ज्यादातर अपने आप को स्वतंत्र रखते थे। जैसे अंगुलीमल डाकू जब गौतम बुद्ध जा रहे थे, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कभी। अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक। इस अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक, अब यहां अगर मैं अभिलेख छोड़कर शिलालेख लिख दूं तो ये ज्यादा एग्जैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि बात क्या है, अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लिखवाए थे, तो अभिलेख या शिलालेखों के द्वारा तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, हालांकि इस लाइन को ये बता सकते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सागौरा का अभिलेख लिखवाया, ताम्र अभिलेख, जिसमें इस बात का वर्णन था कि किस तरह वो अकाल पीड़ितों की मदद कर रहा है। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान अभिलेख मिला बांग्लादेश से, वहां पर भी अकाल पीड़ितों की मदद के बारे में है। लेकिन अशोक अपनी बातों को, मतलब वो एक जनता से, अपने साम्राज्य की जनता से क्या चाहता है, उस बातों को पहुंचाने वाला जो सर्वप्रथम शासक था शिलालेख और अभिलेखों के माध्यम से, वो कौन था? अशोक था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसको समझाते हैं आपको। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत महावीर स्वामी के धर्म की प्रचार की भाषा, और ब्राह्मी लिपि क्योंकि भारत की ज्यादातर लिपियों का जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अभी अगले पेज में इसको एक्सप्लेन करते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक, क्यों? क्योंकि जब अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, कब? 261 ईसा पूर्व में, अनंत पद्मनाभन से। तो इस समय कलिंग का राजा कौन था? अनंत पद्मनाभन, जिसको अशोक ने पराजित किया। और इस युद्ध में बहुत सारे नरसंहार हुए, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब मारे गए। अशोक को जब अगले दिन देखता है तो खून की नदियां बह रही हैं। किसी का सर कहीं कट के गिरा है, किसी का हाथ कहीं कट के गिरा है, किसी का पैर कहीं कट के गिरा है। अशोक का मन एकदम रीस जाता है। वो कहता है, क्या मैं यही इंसान हूं जो मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं? मैं ये मनुष्य नहीं हूं। इसी का वर्णन है। जैसे कभी कभार जीवन में क्या होता है, हम लोग कभी बैठते ना, अरे यार मैं आज बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना था। अब हम यहाँ पर वो सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्त भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अरे यार मुझे अपने पिताजी से ऐसी बात नहीं करनी थी, मैंने गुस्से में कह दिया। हम लोग पछताते हैं, फिर कहते हैं पापा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, सॉरी, होता है। उसी तरह अशोक के जीवन में भी इस युद्ध से परिवर्तन हो रहा है। जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन में लिखा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। अगर इस बात को वैसे सत्य तो नहीं माना गया, अगर इस बात की हम सत्यता की अगर हम बात करें तो जो इंसान अपने 99 भाइयों की हत्या कर सकता है उसके लिए कलिंग युद्ध कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ईश्वर की महिमा है जब वो आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहे। तो कहता है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ और अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में।
जिस लोगों को इन सब डेटों में दिक्कत होती होगी वो शुरू की क्लासेस देखते रहिए, ठीक, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ज्यादातर दोनों एनसीईआरटी की बातें और कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूं, जो नई आई है, नई कहने का मतलब जो वेबसाइट पे है, लेकिन ज्यादातर लोग यही पढ़ाते हैं कंपटीशन में, इसलिए इसको भी लेके चल रहा हूं, लेकिन उसकी बातें भी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं साथ में। खैर, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनरली कलिंग जो था वो बिंदुसार के समय स्वतंत्र हो गया। कलिंग उड़ीसा में है और वो सफेद हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जैसे जब आप नंदन कानन जाएंगे, नंदन कानन सफारी, तो सफेद हाथियां दिखती हैं। और कलिंग की एक और खास बात है, वो समुद्री व्यापार जो है बंगाल की खाड़ी से व्यापार करने के लिए भी एक सुगम स्थान था, क्योंकि मौर्य वंश का महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था जो कि पश्चिम बंगाल में था। और अगर वो कलिंग को भी जीत लेते, मतलब अगर हम बात करें मैप की, ठीक है, तो जैसे ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, यहाँ कलिंग है, अगर इस पूरे को जीत लेते और बाकी उनका जीता ही हुआ था तो उनके समुद्री व्यापार पर एकाधिकार हो जाता। ये भी रीजन है और हाथियों के लिए भी है। तो वही कह रहा है, जो लोग अपने सगे संबंधी, इसीलिए अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। मतलब हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने दास या अपने सर्वेंट के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो नौकर को नौकर समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसके हालात को समझकर रहते हैं। अब जैसे क्या है, कहना नहीं चाहिए, जैसे क्या है, अगर कोई है नौकर है, सर्वेंट है, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं उसी रेस्टोरेंट में उसको भी ले जाएंगे, ले जाते हैं। अगर 5 स्टार में रुक रहे हैं तो 5 स्टार में रोकते हैं अगर ड्राइवर साथ में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 स्टार होटल में रुक रहा हूं तो उसको कह रहा हूं गाड़ी में सो। अगर मैं बैठकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहा हूं तो वो भी वही खाएगा। मैं ढाबे पे जो बैठ के खा रहा हूं तो वो भी वही खाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पनीर खा रहा हूं तो मैं उसको कह दूंगा नहीं तुम प्याज रोटी खाओ। तो इसके अशोक के कहने का मतलब क्या होता है यहां पर, कि ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर दया भावना भी है, जिनके अंदर अपने प्रियजनों के लिए प्रेम है, वो लोग भी युद्ध का शिकार होते हैं। इसीलिए वॉर इज नॉट अ रीजन टू बी अ साइलेंस और पीस। युद्ध कभी भी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता है। चाहे आपके घर का युद्ध हो, चाहे आपके मन का युद्ध हो, चाहे दिमाग का युद्ध हो, चाहे बाहर का युद्ध हो, वो कभी शांति नहीं ला सकता है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निर्णय लिया है। अशोक कहता है कि मुझे अब पश्चाताप हो रहा है, मैंने जो ये किया है, और अब मैं धम्म का पालन करूंगा। धम्म अशोक का राज धर्म था, याद रखिएगा। कुछ लोग धम्म को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, ये संपूर्ण रूप से गलत है। धम्म बौद्ध धर्म नहीं था, ये अशोक का राजधर्म था। मैं मानता हूं, मेरी बात समझिए यहां पर, मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म का संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है और ये राजधर्म है। मतलब अशोक कह रहा है कि जो मैंने गलतियां की वो तुम मत करो। अब जैसे होता क्या है, अब क्या हम कहें, अब वैसे प्रयागराज में एक रिसेंट न्यूज चल रहा है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन कामधेनु स्वीट्स हाउस का लड़का अपनी तेज रफ्तार गाड़ियों से 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 1 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, नशे में धुत, जो भी जैसा सोशल साइट्स पे दिख रहा है वही मैं जान रहा हूं। फिर पुलिस ने उसको रिमांड पे लिया, गिरफ्तार किया, लेकिन अब करोड़पति, आगे देखिए क्या होता है। अब यहां पर मेरी बात समझिए, अब अगर क्या है, अच्छे संस्कार दिए जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें अच्छे या बुरे संस्कार सिर्फ परिवार से ही आते हैं, नहीं, दोस्तों से भी आते हैं, अपने सराउंडिंग से भी आते हैं। और आगे के लिए जैसे माँ बाप कहते हैं ना, मैं तुम्हें ये बात कह दे रहा हूं, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए,
और इसे तुम अपने दिमाग में नहीं, अपने बच्चे और बच्चे के भी दिमाग में डाल देना कि बेटा ऐसी गलती करोगे तो जीवन में बहुत पछताओगे। उसी बात को अशोक कह रहा है कि ये जो मैं धम्म की जिसकी मैं रचना कर रहा हूं, धम्म अर्थात राजधर्म, मैं इससे मनुष्यों को ज्यादा अपने करीब पा सकता हूं, जी सकता हूं। जैसे अभी मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, कहीं पर भंडारा हो रहा है, आप लोग खड़े हो जाएंगे लाइन में खाने के लिए, मैं खुद खा लेता हूं भंडारा, भीड़ लगी रहेगी। महाकुंभ के समय जैसे पानी की बोतल्स और बिस्किट वगैरह खाने वगैरह का व्यवस्था की, हम लोग थक गए, रात तक बनाते रहे, खत्म होता गया। तो वो लोग आए, खाए, उसमें से कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई बच्चे आशीर्वाद दिए, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इस तरह हम लोग कई लोगों को पा सकते हैं। अब हम वही तलवार लेके खड़ा हो जाए, कुंभ नहाए गए रहा, अब हमरे अंदर चला, तो पता चला उतनी जनता है कुचल देगी, हड्डी का एक को चूर नहीं मिलेगा। तो अशोक इसी बात को कह रहा है कि अब मैं अगर जनता को अपने करीब लाना चाहता हूं, अपने समाज में रहने वाले नागरिकों को अपने करीब लाना चाहता हूं, तो मैं धम्म का पालन करूंगा, और मैं धम्म का पालन करने के लिए कहता हूं, और ये आदेश में अपने आने वाले पीढ़ियां बेटों को भी देता हूं कि वो भी क्या करें, धम्म का प्रचार प्रसार करें और उसका निर्वहन करें। हाँ, अब भाई वो छुअत रहे ना तो हमारा फेफड़वा इसे से हो रहा था, कलेजा फाड़ देते हैं दोस्त आप लोगों के लिए। बस बताया ना, हर व्यक्ति का स्वार्थ है, मेरा थोड़ा सा है। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं अभी बहुत कुछ रचनात्मक चीजें इतिहास में आएंगी, काहे परेशान हो रहे, अभी तो शुरुआत है। अब देखिए अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, सॉरी कलिंग तटवर्ती, जैसे मैंने अभी बताया कलिंग उड़ीसा में है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं ऑलरेडी पेज पे आने के पहले ही वो सारांश इसलिए बता देता हूं कि ताकि जब आप उस पेज पे आए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं, तो आप उस चीजों को 2-3 बार समझ लेते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब घृणा हो गया, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। खैर ये बता चुका हूं। ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पे इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि अशोक के हर स्तंभ पे सिंह की आकृति मिलती है, कहीं कहीं वृषभ या बैल की भी आकृति मिलती है, ठीक। तो यहां पर बता रहा है, ये अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, तो ये बता रहा है कि जो बिहार का रामपुरवा जो स्तंभ है मौर्यकालीन, उस पे बैल का चित्र मिलता है, जैसे सारनाथ में सिंह की आकृति मिलती है। इसी तरह अशोक का धम्म क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए जो लोग पढ़ाते हैं कि धम्म बौद्ध धर्म था, वो पूर्ण रूप से गलत है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। वह बुद्ध के उपदेशों से भी, यहां पर देखिए क्या शब्द लगा था कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी जरूर था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के कुछ उपदेशों से भी प्रेरित हुआ, लेकिन उसने अपने भी कुछ विचार दिए, प्रेरित हुए थे। अब इसको मैं भी समझा दे रहा हूं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र, याद रखिएगा, जो धम्म का प्रचार करते थे उनको धम्म महामात्र अधिकारी कहते थे, नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। मतलब अशोक ने देखा कि जो साम्राज्य में जो चीजें हो रही हैं, जैसे पटीदार से लड़ाई, पड़ोसी वालों का है तो हमरे यहाँ काहे पानी ले आओ, ठीक। और उसके साथ साथ क्या था, दास और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार था। कई सारे ऐसे उत्सव होते थे जिसमें जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। कई सारे ऐसे और भी उत्सव होते थे जिसमें एक दूसरे राजा एक दूसरे से लड़ते थे।
तो उसने कहा कि एक जो सम्राट होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि उसके साम्राज्य में जो छोटी छोटी चीजों से टकराव हो रहा है, मनुष्य जो भ्रमित हो रहा है, उसका निवारण करे। और उसके निवारण के लिए उसको धम्म का ज्ञान देना आवश्यक है। और अशोक ने, एक बात याद रखिएगा, अशोक ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि धम्म मतलब जो विचार है धम्म के, उसको आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। समझ रहे हैं? और उस धर्म का जो प्रचार करते थे उसे हम धम्म महामात्र कहते हैं। समझ में आया? ए बाबू, मजा आ रहा है? बढ़िया है। ठीक, चलिए क्लास शेयर कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों और शिलाओं स्तंभों पर खुदवाया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वो राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रवेश करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। जैसे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा। ठीक है। अशोक खुद अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गया। ठीक है। रक्षित को बनवासी भेजा, महारक्षित को यवन देश भेजा। तो अशोक ने धम्म का प्रचार अपने ही साम्राज्य में नहीं, अपने साम्राज्य के साथ साथ दूसरे देशों में भी किया जहां से उनके व्यापारिक संबंध या व्यापारिक लेन देन थे। और इसने कहा कि जो धम्म महामात्र हैं उनका तो दायित्व तो है ही है धम्म के बारे में बताना। बाकी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इसे पढ़ नहीं सकते, तो उन्हें पढ़कर समझाइए, उन्हें बताइए कि आपको इन नियमों का क्या करना है, पालन करना है। 76-77 पेज में मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों का पहचान करने का प्रयास कीजिए। 76 नंबर पे जब जाएंगे तो देखते हैं। अशोक ने कई सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था किया। मतलब जैसे अशोक का जो शिलालेख है उसमें जो लेख लिखे गए 13, जैसे पहले में क्या है, पशु हत्या निषेध। वो कहता है कि मेरे साम्राज्य में अब पशु की बलि नहीं दी जाएगी। दूसरे वाले में चिकित्सा की बात करता है। तो वही बात यहां पर उसने पैराग्राफ में लिख दिया है कि अशोक ने मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए चिकित्सा की सुविधा करवाई। कोई जानवर बीमार है, किसी जानवर को चोट लग गई, किसी मनुष्य बीमार है, तो उनको चिकित्सा की सुविधा दी जाए ताकि वो स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। क्योंकि सम्राट अशोका दी ग्रेट है, और ग्रेट मतलब होना केवल आप अपने विजय अभियानों से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने कई सारे तरीकों से हो सकते हैं, जिसमें आपने जो संस्कृति फैलाई है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। यहां पर अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश इंपॉर्टेंट चीज है। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। भाई बीमार हैं तो पूजा पाठ कर लें, बच्चा का शादी है तो ये सब पूजा पाठ कर लें, या कहीं जा रहे हैं घूमने तो पूजा पाठ कर लें। तो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ये अशोक का कहना था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज्यादा फलदायी है। और ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? जैसे अशोक ने कहा कि आप जो ये सब कर्म कांड कर रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं है, इसके अलावा आप दूसरा पालन करिए। अपने नौकरों के साथ सही व्यवहार करिए, जानवरों के साथ सही व्यवहार करिए, गरीब लोगों के साथ उनकी मदद करिए। तो वही बात कह रहा है कि अपने दासों को, और क्या रीतियां थी, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। इससे भी क्या है, आपका जीवन में अच्छी चीजें आएंगी, अच्छे कर्म होंगे और आपका जीवन परिवर्तित होगा। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि अशोक के 7वें लेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात मिलती है। उसने किसी भी धर्म की बुराई नहीं की। उसने कहा धर्म का आप पालन करिए, अगर आप दूसरे धर्म को भी मानते हैं तो आप मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसीलिए 7वें में धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों के प्रति अशोक का संभाव था, अशोक का आदर था। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। मतलब चाहे जो धर्म हो, उन धर्मों की मूल बातें, खास बातों को समझकर उसका निष्कर्ष निकालिए और उस पर विश्वास करिए। देखिए क्या वो सत्य है या असत्य है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश, किसके? अशोक के धर्मादेश आज भी, मतलब धर्म का आदेश, आज भी हमारे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है अशोक के बारे में। इंपॉर्टेंट लाइन है, आईएएस वगैरह में आता है। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है, और अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। अब जैसे श्रीलंका हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, कंबोडिया हो गया, चीन हो गया, तमाम देश। अब यहां पर आते हैं ब्राह्मी लिपि, जो मैंने अभी शुरू में बताया कि भारत की कई सारी लिपियों का जो उदय हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। याद रखिएगा, यहां आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं लिपियों में देख सकते हैं। जैसे ब्राह्मी में आ ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, ठीक। देवनागरी में आ ऐसे लिखा जाता है। बंगाली में आ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मलयालम में, ठीक है, भैया क्या हुई, एक मिनट, मिटाओ ना कहा। मलयालम में ऐसे लिखा जाता है और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। ये आ लिखा हुआ है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, यहां भी देखिए 2 लाइन निकली हुई है आ की यहां भी 2 लाइन निकली हुई है, ठीक। यहां भी 2 लाइन निकली हुई है, यहां पर भी 2 लाइन निकली है। अब वो उल्टा लिखते हैं, इसको थोड़ा संस्कृत का प्रयोग करते हैं मलयालम, तो इसको ऐसा कर देंगे। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2 लाइन, ये लाइन आके यहां से मुड़ गई, 2 लाइन लिख दी है। तो ये निष्कर्ष बताता है कि भारत के, आधुनिक भारत की कई सारी लिपियों का जन्म किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तो अगर आपको सवाल बनता है कि अशोक की जो आज के समय में आधुनिक भारत में जो ज्यादातर लिपियां, उनका उदय किससे माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से। समझ में आया? अब देखते हैं अगला पेज क्या कहता है। अगला पेज अब चीन की दीवार की बात कहेगा। यह कहता है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से पहले, ये एनसीईआरटी की एक खास बात होती है कि वो क्या करता है, हमेशा लास्ट में कुछ विश्व के इतिहासों के भी पोर्शन जोड़ देता है, जिससे आगे चलकर आपको विश्व का इतिहास पढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। यह कहता है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, क्योंकि भारत के लोग, उत्तरी भारत के लोग या उत्तरी चीन के उत्तरी वाले जो लोग थे, वो क्या करते थे, पशुपालक के रूप में आते थे, फिर वहां पर जो कमजोर कबीलों को देखते थे तो शासन करने लगते थे। 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है। आपको पता है दुनिया के अजूबों में से चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है। पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, ठीक। मतलब उस पे गार्ड लोग टहलते हैं, एक तरह का बॉर्डर है कि दूसरे देश वाला कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं, मतलब पिलर टाइप के ऊपर चढ़ के आप निगरानी कर सकते हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था? मतलब यहां पर ये लाइन अगर मैं आपको समझा दूंगा तो मजा आ जाएगा। अब जो चीनी सम्राट है वो क्या कर रहा है कि वो ऊंची ऊंची दीवारें बना रहा है, ठीक है, और दूसरे देश के लोगों को, पशुपालकों को अपने के यहां आने ही नहीं दे रहा है। वो अपना अपना सोच रहा है। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। अशोक की धम्म की नीति के तहत आप सभी मोस्ट वेलकम हैं। आप आइए, हमारे के यहाँ पढ़ाई करिए, हमारे के यहाँ व्यापार करिए, हमारे के यहाँ रहिए, लेकिन हाँ, धम्म की नीतियों का आप पालन करिए। इस तरह भिन्न है अशोक, क्योंकि अशोक सभी धर्मों के प्रति समभाव की भावना रख रहा है, सभी जीवों के प्रति एक भावना रख रहे हैं। इसीलिए अशोक चीनी सम्राट से भिन्न है। क्लियर? ये कल्पना मैं करना भी नहीं चाहता हूं जो इसमें दी है।
बाकी ये सब अधिकारी संदेश वाहक जो है इंपॉर्टेंट था वो मैंने लाइन कर दिया। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, धीरे धीरे क्लास को आप लोग देखते रहिए, मैं इसलिए हर क्लास में कह रहा हूं। और क्लास को दोस्तों शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, आपका प्रेम ही मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं मेहनत करूंगा और भी मेहनत करूंगा और करता जा रहा हूं, ये आप जान रहे हैं। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, बस प्लेटफॉर्म अलग है, बाकी चीजें वही है। इस प्लेटफॉर्म को जंक्शन आप लोगों को बनाना है और सबसे बड़ा जंक्शन, जहां से सभी जगह के लिए ट्रेनें जा सकें। ठीक, तो मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।